हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। तो आइए शुरू करते हैं। प्रहलाद अग्रवाल का जन्म वर्ष 1947 यानी 1947 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ। इन्होंने हिंदी से एमए तक शिक्षा प्राप्त की। इन्हें किशोरावस्था से ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने का तथा उस पर चर्चा करने का शौक रहा। इन्होंने फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिखा है और आगे भी इसी क्षेत्र में लिखने के लिए कार्यरत हैं। इन दिनों वे सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन कर रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चिर अतृप्त गुरुदत्त, उत्ताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, ओ रे मांझी, विमल राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक, 21वीं सदी का सिनेमा आदि। साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई न कोई फिल्म सिनेमा के पर्दे पर ना पहुंचती हो। इनमें से कुछ सफल रहती हैं तो कुछ असफल। कुछ फिल्में दर्शकों को कुछ अरसे तक याद रह जाती हैं और कुछ फिल्मों को वह सिनेमा घर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। कवि शैलेंद्र फिल्म जगत के गीतकार के रूप में कई दशकों तक छाए रहे। उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की सर्वोच्च कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिनेमा पर्दे पर उसकी बारीकियों के साथ प्रस्तुत किया, जो हिंदी जगत में अद्वितीय बन गई। इस फिल्म में राज कपूर, वहीदा रहमान व संगीतकार के रूप में शंकर जयकिशन शामिल थे। आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत, कहानी की बदौलत शोहरत पाई, बल्कि इसमें अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। तीसरी कसम अपने समय की वह फिल्म है जिसने अनेक फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए। इस फिल्म में ऐसे लोगों की जिंदगी को अभिव्यक्त किया गया है जो बहुत गरीब हैं, किंतु फिर भी वे सुनहरे सपनों में मौज मस्ती से जीते हैं तथा प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। जब राज कपूर की फिल्म संगम को सफलता मिली तो वह इससे बहुत उत्साहित थे। इस अवसर पर उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त तथा सत्यम शिवम सुंदरम। उस समय राज कपूर ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें मेरा नाम जोकर के एक भाग को बनाने में ही 6 वर्ष लग जाएंगे। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें वर्ष 1966 यानी 1966 में प्रदर्शित तीसरी कसम भी शामिल है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध कवि शैलेंद्र ने किया था। राज कपूर ने इस फिल्म में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया था। यह फिल्म मात्र एक फिल्म न होकर सेल्यूलाइट पर लिखी गई एक कविता थी, जो कि शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। इसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके पश्चात इसे बंगला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। यही नहीं, इसे मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कार मिला। इस फिल्म की कहानी गहरी संवेदना को पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत करती है। शैलेंद्र ने अपने प्रिय मित्र राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए थे और राज कपूर ने इस फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय किया था।
कहा जाता है कि जब शैलेंद्र राज कपूर के पास इस फिल्म की कहानी लेकर गए थे तो राज कपूर ने इस प्रस्ताव पर उत्साह दिखाते हुए कहा कि वह इस फिल्म में काम करेंगे, लेकिन शैलेंद्र यह सुनकर हैरान रह गए कि राज कपूर ने इस फिल्म में अभिनय करने के लिए अपना पूरा पारिश्रमिक एडवांस में मांगा है। अपने मित्र की बात सुनकर शैलेंद्र का चेहरा उतर गया तो राज कपूर ने कहा कि वह पारिश्रमिक तो लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना पारिश्रमिक मात्र 1 रुपया बताया। इस प्रकार राज कपूर ने इस फिल्म में केवल नाम मात्र का ही पारिश्रमिक लिया और खुशी खुशी काम करने को तैयार हो गए। शैलेंद्र इस बात को जानते थे कि वह फिल्म निर्माता बनने योग्य नहीं है। राज कपूर ने उन्हें इस विषय में बता भी दिया था कि फिल्म निर्माण में अनेक प्रकार के खतरे हैं। शैलेंद्र पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें ना तो धन संपत्ति की अभिलाषा थी और न सम्मान चाहिए था। वह तो केवल इस फिल्म को बनाकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते थे। तीसरी कसम के विषय में यह बता देना उल्लेखनीय होगा कि राज कपूर, वहीदा रहमान और शंकर जयकिशन आदि प्रसिद्ध कलाकारों के होने के बाद भी इस फिल्म को खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिला था, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जो अन्य सामान्य फिल्मों में होता है। यह शुद्ध रूप से एक साहित्यिक रचना पर आधारित फिल्म थी जिसमें करुणा को स्थान दिया गया था। लाभ कमाने वाले फिल्म के वितरक उसके साहित्यिक महत्व, गौरव और संवेदना को समझ ही नहीं सकते थे। यही कारण है कि न तो इस फिल्म का सही तरीके से प्रचार ही हुआ और न ही सही प्रकार से प्रदर्शन ही हो सका। शैलेंद्र को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में होने और वहां के काम के तौर तरीके जानने के बाद भी अपनी इंसानियत को बचाकर रख सके थे। उनके द्वारा लिखे गए एक गीत की एक पंक्ति में मौजूद 10 दिशाओं शब्द पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति प्रकट की कि लोग 4 दिशाएं समझ सकते हैं पर 10 दिशाएं नहीं। शैलेंद्र ने जय किशन की बात नहीं मानी। उनका कहना था कि कलाकार का कर्तव्य यह है कि वह दर्शकों की रुचि में सुधार करे। शैलेंद्र के गीत भावनामय होने के साथ साथ सरल होते थे जो आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। यही कारण है कि वह मेरा जूता है जापानी जैसा लोकप्रिय और सुरीला गीत लिख पाए जो वर्षों तक लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा। तीसरी कसम फिल्म उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने साहित्य के साथ पूरा न्याय किया। शैलेंद्र ने इस फिल्म में गाड़ीवान हीरामन पर राज कपूर को हावी नहीं होने दिया, बल्कि राज कपूर ही हीरामन बन गए। यही नहीं, उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को सस्ती छींट की साड़ी में लिपटी हुई हीराबाई बनाकर प्रस्तुत किया, जिसने हीरामन का मन मोह लिया था। भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनमें लोक तत्व का अभाव। यह कहा जाता है कि भारतीय फिल्में जिंदगी से दूर होती हैं और यदि किसी फिल्म में जीवन के दुखद क्षण का चित्रण किया भी जाता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है, अर्थात उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है ताकि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके। तीसरी कसम की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खूबी यह थी कि इसमें दिखाया गया दुख स्वाभाविक सा लगता था, नाटकीय नहीं। शैलेंद्र गीतकार नहीं बल्कि कवि थे और उन्होंने जीवन को एक कवि के रूप में ही जिया। यही कारण है कि सिनेमा की चकाचौंध भरी जिंदगी में भी वह यश और धन लिप्सा आदि से कोसों दूर रहे। जो बात उनके जीवन में थी वही उनके गीतों में भी थी। उनके गीतों में विद्यमान व्यथा व्यक्ति को पराजित नहीं करती बल्कि आगे बढ़ने का संदेश देती है। उन्होंने तीसरी कसम में अपने एक गीत को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सजनुआ बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर के जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म में हीरामन की भूमिका में उन्होंने मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छू लिया था। यह भी कहा जाता है कि इस फिल्म में उनकी भूमिका फिल्म जागते रहो से भी अच्छी थी। ऐसा लगता है जैसे राज कपूर तीसरी फिल्म के हीरामन के साथ एकाकार हो गए हैं, जो एक खालिस देहाती गाड़ीवान है और केवल दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। उसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं है। उस समय तक राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे और उनका अपना व्यक्तित्व एक कहावत बन चुका था। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व
पूरी तरह से हीरामन की आत्मा में उतर गया था। वह हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रीझता हुआ उसकी भोली सूरत पर न्यौछावर हो जाता है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। यही कारण है कि कहानी का रेशा रेशा उसकी छोटी से छोटी बारीकी भी फिल्म में पूरी तरह उतर आई है। इस प्रकार इस पाठ का उद्देश्य प्रसिद्ध गीतकार और फिल्म निर्माता शैलेंद्र द्वारा बनाई गई तीसरी कसम फिल्म की विशेषता बताना है। लेखक ने इसके द्वारा स्पष्ट किया है कि जिन फिल्मों का कला पक्ष अधिक मजबूत होता है उन्हें समीक्षकों की प्रशंसा और पुरस्कार तो बहुत मिल जाते हैं, किंतु ऐसी फिल्में बाजार में अधिक सफल नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि साहित्यिक अभिरुचि से बनाई गई इन फिल्मों में सस्ता मनोरंजन अधिक नहीं होता, जिसके कारण वितरक इन्हें खरीदने में रुचि नहीं दिखाते। इसके बाद भी लेखक का यह मत है कि फिल्मों में गहरी कलात्मकता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। उसके द्वारा समाज को कोई न कोई सकारात्मक संदेश अवश्य जाना चाहिए तथा वे समाज को कुछ संस्कार भी प्रदान करती हों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।